नमस्कार, जयपुर सिटी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। राजधानी की चौमू नगर पालिका चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तीसरे मोर्चे के तौर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी नगर पालिका चुनावी मैदान में उतर चुकी है। चौमू के 45 वार्ड में नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। अब ऐसे में आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश महामंत्री छुट्टन यादव की ओर से जयपुर रोड अमन टावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और जिसमें 10 प्रत्याशियों के नामों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। प्रदेश महामंत्री छुट्टन यादव ने बताया है कि पिछले कई सालों से बीजेपी और कांग्रेस जनता के साथ छल कर रही है, लिहाजा वो जनता के सामने विकल्प पेश करेंगे। आरएलपी की चुनावी समिति में 31 नामों की भी घोषणा कर दी गई। वहीं प्रदेश महामंत्री ने कहा है कि 25 वार्डों में उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मात देते हुए आज प्रथम सूची 10 लोगों की जारी की है, उसमें 36 बिरादरी के लोगों को शामिल करते हैं। संभवतया प्रत्येक वार्ड तक चुनाव लड़ने का अवसर प्रत्येक कार्यकर्ता को देंगे। और रही बात हमारा उद्देश्य यही है कि हम 50% तक, लगभग 25 वार्डों तक हम हमारे प्रत्याशी निश्चित रूप से उतारेंगे। और राजस्थान राज्य परिवहन पथ निगम की सेवाएं कर्फ्यू आदेशों से प्रभावित बिल्कुल नहीं होंगी। दरअसल रोडवेज बसों में यात्रा के लिए किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी। बस स्टैंड से आवास और आवास से बस स्टैंड आने जाने की छूट रहेगी। अन्य राज्यों से आने वाली परिवहन सेवाओं के यात्री भी इस दायरे में होंगे। रोडवेज सीएमडी राजेश्वर सिंह ने यह बताया है कि रोडवेज की दिन और रात्रिकालीन सेवाएं सुचारू रहेंगी और कर्फ्यू के दौरान यात्रियों की संख्या के आधार पर ही रात्रिकालीन परिवहन सेवाओं के फेरों के बारे में निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित जिलों, जिनमें जयपुर, जोधपुर समेत 8 जिले शामिल हैं, वहां पर नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हुई है। रात 8 बजे से लेकर 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, लेकिन रोडवेज के पहिए इस दौरान नहीं थमेंगे। यात्रियों में चिंता का विषय था कि क्या रोडवेज चलेगी, सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू रहेगी या नहीं। तो ऐसे में रोडवेज प्रबंधन ने साफ किया है कि कर्फ्यू के दौरान भी रात्रिकालीन सेवाएं संचालित रहेंगी। रोडवेज के संचालन में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आएगा। यात्री टिकट दिखाकर अपना बस स्टैंड से घर जा सकेंगे या घर से बस स्टैंड के लिए आ सकेंगे। इसके निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन को भी सूचना दे दी गई है और इस तरह से किसी भी तरह की परेशानी यात्रियों को होने नहीं दी जाएगी। और जो यात्री अन्य राज्यों से आ रहे हैं उनके लिए भी स्पष्ट कहा गया है कि अगर वो रात के समय जब कर्फ्यू लागू रहेगा जयपुर में उतरते हैं तो यहाँ से अपने घर तक जाने के लिए उन्हें किसी भी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनको ज़रूर फॉलो करना होगा। सैनिटाइजर और मास्क, इसका उपयोग यात्रा के दौरान उन्हें अवश्य करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट देव के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। और वहीं 9 महीने से बंद विवाह स्थलों की लाइटें 25 नवंबर देवउठनी 11 में से जगमग होंगी और हालांकि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी रौनक को फीका किए है। जयपुर में रात 8 से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू के आदेशों से विवाह स्थल और संचालक और डेकोरेशन से जुड़े ठेकेदार परेशान हैं। शादी की तारीख से पहले ही उन्हें सजावट समेत सभी काम पूरे करने हैं। 25 नवंबर को होने वाली शादियों की डेकोरेशन का काम अधिकतर जगह आज से ही शुरू हो जाएगा। के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू है। रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू है। शादी का सीजन शुरू होने जा रहा है। ऐसे में जो सजावट का कामकाज है वो जो देवउठनी 11 के सावे हैं उससे पहले ही किया जा रहा है। हालांकि ये जिस दिन शादी होती थी उस दिन सुबह से लगकर शाम तक काम पूरा करते थे, लेकिन चूंकि रात को कर्फ्यू है ऐसे में रात को कामकाज नहीं हो पा रहा है और यही वजह है कि दिन में अब कामकाज किया जा रहा है। जो इवेंट कंपनी से जुड़े हुए लोग वो भी हमारे साथ हैं। वैसे अब क्या परेशानी आ रही है अभी कर्फ्यू की वजह से? तो अभी जैसे मान लो नाइट में काम करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि साहब करना जो आप नाइट में वो अलाउ नहीं है, तो हमारे पास में कार्ड वगैरह होना चाहिए जी। कार्ड नहीं है करना हमारे पास में। तो परसों का काम है, आज ही निपटा रहे हो? पहले तो दिन की दिन करते थे। दिन की पहले दिन में करते थे, लेकिन नाइट में क्या करना अलाउ नहीं है ना। 8 बजे बाद तो कर्फ्यू लग जाता है करना जी जी। इसलिए अब ये इसकी समस्या समाधान करने के लिए सीजन कैसा है आपकी बार? रेस्पॉन्स बहुत कम है सर अब की बार सीजन करना हो। ये 25 तारीख में मान लो सही था करना, लेकिन अब कई पार्टी तो कैंसिल हो गई।
परिवार में और खुद दूल्हा दुल्हन के कोरोना संक्रमित होने के कारण कई जगह जो शादी विवाह समारोह होने हैं वो कैंसिल हो रहे हैं। लेकिन इतना है कि संक्रमण के आंकड़े ना बढ़े, ऐसे में एहतियात भी बरती जा रही है। मास्क और सैनिटाइज़र लगा कर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कामकाज हो रहा है। और अब चूँकि रात को कर्फ्यू है, ऐसे में ज़्यादातर शादी विवाह से जुड़े काम भी दिन में ही निपटाए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट देव के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। और कोरोना काल में आगामी दिनों में आने वाली देव उठनी एकादशी के अबूझ सावे पर होने वाली शादियों के लिए इन दिनों कलेक्ट्रेट और एसडीएम दफ्तरों में परमिशन लेने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा है। कोई खुद की शादी की अनुमति लेने पहुंच रहा है तो कोई अपने रिश्तेदारों की शादी की अनुमति के लिए लंबी लाइनों में लगा है। कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद शादियों पर रोक लगने की आशंका को देखते हुए एसडीएम कार्यालय में आवेदकों की भीड़ उमड़ी है। अनुमति के लिए शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से वर वधू दोनों ही पक्ष के लोग कार्यालय पहुंच रहे हैं। दरअसल विवाह के लिए 2 महीने में 7 सावे ही हैं और इसके बाद शुभ कार्यों पर रोक लग जाएगी। अब ऐसे में कोरोना गाइडलाइन के तहत शादियों की सूचना जिला प्रशासन को देना अनिवार्य है। वहीं शादियों में 100 लोगों से ज्यादा शामिल नहीं होने की पाबंदी के चलते लोग ऊह-पोह की स्थिति में हैं। शादियों की तैयारी से पहले शादी वाले परिवार सबसे पहले मेहमानों को बुलाने के लिए परमिशन लेने के लिए कतारों में लगे हुए हैं। राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि 100 से ज़्यादा व्यक्ति मेहमान शादी में नहीं बुलाए जा सकते हैं। उसके लिए भी यदि 100 लोग भी बुलाते हैं तो उसके लिए पहले एसडीएम को सूचित करना होगा। ये जयपुर कलेक्ट्रेट की तस्वीरें हैं जहां जयपुर के हाकिम बैठते हैं, तमाम एडीएम बैठते हैं, एसडीएम बैठते हैं और पुलिस के आला अधिकारी भी यहां बैठते हैं। सरकार कहती है कि 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी चाहिए। लेकिन ये जो विंडो है आप देख सकते हैं जयपुर तहसील की, जयपुर एसडीएम कार्यालय की, ये लोग सभी शादी की परमिशन लेने के लिए कतारों में है। सर क्या नाम है आपका? अनिल। किसकी शादी है घर में? मैं जिया जी की बहन की है। जिया जी की बहन की। तो पहले कितने लोगों को बुला रहे हो? हम 100 लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। तो कितनी देर हो गई लगे हुए? मुझे आधा घंटे से ऊपर हो गया। 3 घंटे हो गए। तो पहले मेहमानों को बुलाने के लिए परमिशन जरूरी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है सर? देवकीनंदन अग्रवाल। देवकीनंदन जी, किसकी शादी है आपके घर में? मेरी सिस्टर की शादी है। सिस्टर की। हाँ तो मेहमानों को बुलाने के लिए पहले यहाँ जद्दोजहद कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। घर पे अकेला काम करने वाला बंदा यहाँ 3-3 घंटे लाइन में लग रहा है। गवर्नमेंट को कोई फिक्र ही नहीं है। अब जब गवर्नमेंट ने 100 लोगों की गाइडलाइन जारी कर रखी है तो उसके अंदर ही अनुमति लेने का क्या मतलब होता है? शादी से पहले इन परिवारों को मेहमानों को बुलाने के लिए इन सरकारी ऑफिसों में लाइनों में लगना पड़ रहा है और जद्दोजहद करनी पड़ रही है मेहमानों को बुलाने के लिए। हालांकि दिलचस्प ये भी है कि इन शादी वाले परिवारों में रोजाना मेहमानों की जो लिस्ट है वो भी अपडेट हो रही है। कैमरामैन देवकरण के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। और कोरोना काल के चलते पिछले प्रदेश में 8 महीने से स्कूल बंद है और वहीं फीस को लेकर निजी स्कूलों में भी दिक्कतें हैं। फीस को लेकर निजी स्कूलों और अभिभावकों के बीच फसाद हो रहा है। फीस की मांग को लेकर जहां पिछले दिनों निजी स्कूल संचालकों की ओर से 10 दिन तक धरना दिया गया, वहीं अब प्रदेश के अभिभावक भी 15 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर हैं। अभिभावकों की ओर से 30 नवंबर को अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश में फीस को लेकर चल रहा फसाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फीस वसूली की मांग को लेकर निजी स्कूलों द्वारा दिए गए धरने के बाद शिक्षा विभाग ने 70% और 60% फीस वसूली के लिए निजी स्कूलों को अधिकृत किया। तो वहीं शिक्षा विभाग के फैसले के बाद अब अभिभावकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। अभिभावकों ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपते हुए सुनवाई नहीं होने पर 30 नवंबर से धरने की चेतावनी दी है। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर अभिभावकों ने सौंपा ज्ञापन। कोरोना काल में 25% फीस का भुगतान किया जाए, अतिरिक्त चार्ज ना किए जाएं वसूल, ऑनलाइन क्लास के शिक्षा विभाग जारी करे गाइडलाइन, 2016 के एक्ट की पालना शिक्षा विभाग की ओर से सुनिश्चित हो, वर्तमान हालात को देखते हुए अगले 5 साल तक फीस वृद्धि पर रोक, सभी तरह के शिक्षा बोर्डों का सिलेबस एक समान निर्धारित हो, रजिस्ट्रेशन, फीस और एग्जाम की तारीख का निर्धारण कोर्ट के फैसले पर, निजी स्कूलों में ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बाध्यता को समाप्त किया जाए, सेशन 0 होने पर फीस अगले साल में समायोजित की जाए, निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई सुनिश्चित हो, ऑनलाइन पढ़ाई के संसाधन सरकार और स्कूल्स उपलब्ध करवाएं, निजी स्कूलों के रिजर्व फंड, सरप्लस और सरकारी सहायता सार्वजनिक हो, ट्यूशन फीस का निर्धारण कुल फीस में परसेंटेज के आधार पर निर्धारित हो, कोरोना को देखते हुए स्कूल खोलने का फैसला लिया जाए,
शिक्षा विभाग रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाए। 20 नवंबर को निजी स्कूलों और शिक्षा विभाग के बीच वार्ता के बाद फीस को लेकर सहमति बनी, लेकिन उसके बाद से ही लगातार निजी स्कूलों द्वारा फीस को लेकर फिर से अभिभावकों पर दबाव बनाने की शिकायत मिल रही है। संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल का कहना है कि फीस को लेकर मामला फिलहाल हाईकोर्ट में लंबित है। ऐसे में शिक्षा विभाग की ओर से कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई है। जिस तरीके से मीडिया के थ्रू भी आपने बातों को जिस तरीके से कहा गया, जिसके अंदर कहा गया सरकार ने बातें मांग ली है 70% फीस ले सकते, इस बात का जो है हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मामला कोर्ट के अंदर है, कोर्ट की डायरेक्शंस के अंदर पड़ा हुआ है। सरकार ने अपना पक्ष वहाँ रखा है, लेकिन अभी तक कोर्ट का कोई डायरेक्शन नहीं आया है कि उसके अंदर किस तरीके से फीस ली जाए। वहीं शिक्षा विभाग के निर्देशों के बाद अब निजी स्कूलों की ओर से फीस को लेकर बनाए जा रहे दबाव को लेकर अभिभावकों का कहना है कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने निर्देश दिए थे कि फीस के चलते किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लास से बाहर नहीं किया जाए। इसके बाद भी निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं। सब वही फीस देने के लिए कि आपको फीस तो आपको देनी पड़ेगी। पहले ये था कि आप इंस्टॉलमेंट कराइए, फिर ये हुआ बोर्ड का कराइए। अब ये है कि आपको फीस तो देनी है, क्योंकि गवर्नमेंट तो कहीं से सुन ही नहीं रही है ना गवर्नमेंट की। अब जैसे कोर्ट ने कह भी दिया आप 70% आपका फीस माफ़ होगी, लेकिन वो भी उन लोगों ने नहीं सुना है। और अब तो प्रेशर हो ही रहा है सब पेरेंट्स पे। सारे प्राइवेट स्कूल यही कर रहे हैं कि नहीं, आपको फीस देनी ही देनी है। बहरहाल 8 महीने से फीस पर जारी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। निजी स्कूलों के बाद अब अभिभावकों ने भी सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे दी है। ऐसे में शिक्षा विभाग के सामने फीस एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ललित कुमार, जी मीडिया, जयपुर। और जयपुर शहर को पहले पायदान पर लाने के दावों ने ग्रेटर निगम और हेरिटेज निगम के महापौर के कार्यभार संभालने के 1 सप्ताह बाद ही पोल खोल दी है। दरअसल निगम में अफसरों के तबादले होने के बाद मॉनिटरिंग नहीं होने से बीवीजी कंपनी द्वारा डोर टू डोर कचरे का संग्रहण 2 से 3 दिन में किया जा रहा है। ऊपर जहां पर 3 से 4 राउंड करते थे, अब 1 राउंड के बाद ही गायब हो जाते हैं। अब ऐसे में शहर की सड़कों और घरों के कचरा इकट्ठा होने की जो स्थिति है वो बनी हुई है। अब दोनों ही महापौर बीवीजी कंपनी के काम से असंतुष्ट हैं और दूसरे विकल्प तलाशने की बात कर रहे हैं। डोर टू डोर अगर कचरा संग्रहण अगर अच्छी तरीके से हो रहा होता तो ऐसे प्रधान मार्ग में दोनों तरफ रास्तों में कचरा के इतने बड़े बड़े ढेर नहीं लगे हुए होते। तो ये बिल्कुल लापरवाही है और बीवीजी को जो है साफ साफ निर्देश देंगे कि अगर बीवीजी असफल है, अगर नहीं कर पाती, अपने आप को फेलियर मानती है, तो हम ये काम किसी और को, हम हमारे निगम अपने तरीके से करेगा इसको। बीवीजी कोई कचरा, अभी वो हड़ताल पे चली गई थी, उनका कचरे संरक्षण का कोई प्रॉपर काम नहीं चल रहा। उस पर मैं बिल्कुल जांच करवाऊंगी। अगर वो दोषी मानी जाएगी तो मैं उस पर कार्रवाई करूंगी। और वहीं जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में एक दूल्हे ने मास्क नहीं लगाया, जो कि उसे भारी पड़ गया। दरअसल बगैर मास्क के घोड़ी चढ़े दूल्हे का विश्वकर्मा थाना पुलिस ने 500 रुपए का चालान काट दिया। दूल्हा बगैर मास्क के बिंदौरी दूल्हा निकाल रहा था। और यहां फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। माउंट आबू में 0 डिग्री के साथ रात का तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच गया है, तो वहीं प्रदेश के 1 दर्जन जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री नीचे दर्ज किया जा रहा है। रात का औसत तापमान जहां करीब 10 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। इस साल प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों के जमकर पसीने छुड़ाए थे और सर्दी की दस्तक ने एहसास दिला दिया कि सर्दी भी अपना प्रकोप जमकर दिखाएगी। बीते एक सप्ताह में दिन और रात के तापमान में करीब 6 से 7 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा चुकी है। बीती रात माउंट आबू में रात का पारा जहां 0 डिग्री पर पहुंचा, तो वहीं चुरू में भी रात का तापमान 5.8 डिग्री दर्ज किया गया। बीती रात कुछ इस तरह रहा पारा। अजमेर 9.2 डिग्री, भीलवाड़ा 7 डिग्री, अलवर 11.8 डिग्री, जयपुर 10.3 डिग्री, पिलानी 7.1 डिग्री, सीकर 7.4 डिग्री, कोटा 9.3 डिग्री, सवाई माधोपुर 10 डिग्री, बूंदी 9.5 डिग्री, चित्तौड़गढ़ 7.6 डिग्री, डबोक 7.3 डिग्री, बाड़मेर 12.4 डिग्री, जैसलमेर 13.5 डिग्री, जोधपुर 11.7 डिग्री, माउंट आबू 0 डिग्री, फलौदी 12.8 डिग्री, बीकानेर 13.6 डिग्री, चूरू 5.8 डिग्री, तो श्रीगंगानगर 9.4 डिग्री दर्ज किया गया। रात के साथ ही दिन के तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते दिन प्रदेश के करीब सभी जिलों में दिन का तापमान 25 डिग्री के पास दर्ज किया गया, तो वहीं जयपुर में दिन का तापमान बीते दिन 25.6 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश के जिलों में दिन का तापमान अजमेर 26.6 डिग्री, जयपुर 25.6 डिग्री, कोटा 26.2 डिग्री, डबोक 25.6 डिग्री, बाड़मेर 30.1 डिग्री, जैसलमेर 29 डिग्री, जोधपुर 28.4 डिग्री, बीकानेर 28.4 डिग्री, चूरू 27 डिग्री, गंगानगर 24 डिग्री, भीलवाड़ा 25.8 डिग्री, फलौदी 28.8 डिग्री, वनस्थली 26.2 डिग्री, अलवर 24.8 डिग्री, पिलानी 25.4 डिग्री, सीकर 25 डिग्री, चित्तौड़गढ़ 26.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले एक सप्ताह में करीब आधा दर्जन जिलों में जहां शीतलहर की चेतावनी जारी की है, तो वहीं दौरान दिन और रात के तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की भी संभावना जताई है। ललित कुमार, जी मीडिया, जयपुर। और इसी बीच जयपुर से आ रही बड़ी खबर की ओर नजर डाल रहे हैं। 12 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म हुआ है। झोटवाड़ा थाना इलाके की ये घटना है। आपको बता दें कि आरोपी मौके से फरार हो गया है। बालिका के पड़ोस में रहता था आरोपी। पीड़िता के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता का मुंह बोला मामा है आरोपी। झोटवाड़ा थाना पुलिस इस पूरे मामले की तलाश में जुटी है। इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी की तलाश इस वक्त जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जो कि जयपुर से आ रही है। 12 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना झोटवाड़ा थाना इलाके में हुई है। आरोपी मौके से फरार है। बालिका के पड़ोस में रहता था। शरद पुरोहित हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद है। शरद, पूरी खबर पर ताजा जानकारी क्या कुछ अभी आपके पास? हाँ बिल्कुल, ये झोटवाड़ा थाना इलाके का मामला है जहाँ पर इसका रिश्तेदार ही है जो पीड़िता बच्ची है, उसने इसके साथ दुष्कर्म किया, इस तरह का परिजनों का आरोप है। और उसके बाद में जो मुंह बोला इसका मामा है वो घटनास्थल से फरार है। तो जो परिजन है उन्होंने वो बच्ची को अस्पताल लेकर गए हैं, वहां उन्होंने भर्ती कराया। साथ ही थाने में सूचना दी है। झोटवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। आरोपी की तलाश की जा रही है। साथ ही पूरे घटनाक्रम के बारे में परिजनों से जानकारी भी ले रही है। पुलिस कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। जी शरद, इस नाबालिग का बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है और मामले में अब त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। क्या पुलिस की अब जो कार्रवाई चल रही है उससे पीड़ित के जो परिवार वाले हैं वो संतुष्ट हैं? देखिए, अभी कुछ देर पहले का मामला है तो पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। जो पीड़िता है उसका मेडिकल करवाया जा रहा है। उसके बाद में पुष्टि हो पाएगी कि इसके साथ दुष्कर्म हुआ या नहीं हुआ। तो पुलिस सभी तरह के एंगलों से इस पूरे मामले की जांच कर रही है और प्रायोरिटी इसमें रख रही है कि जो फरार हुआ है व्यक्ति उसको भी सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद में पीड़िता के बयान करवाया जाए। मेडिकल करवाया जा रहा है फिलहाल, तो मेडिकल की रिपोर्ट आने के बाद। चलिए शरद, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर रहे हैं। आमेर महल में कल से हाथी की सवारी शुरू होगी। हाथी सवारी के दौरान महावत और पर्यटक मास्क लगाएंगे। प्रत्येक राउंड के बाद
के बाद सैनिटाइज किया जाएगा। पर्यटक के हाथों को सैनिटाइज और थर्मल स्क्रीनिंग भी उसकी की जाएगी। केंद्र राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के निर्देशों की पालना होगी। पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशक पीसी शर्मा ने आदेश जारी किए। और आइए अब नजर डालते हैं सिटी टॉप 10 पर। केकड़ी से 4 दिन से लापता युवक का शव ट्रक सहित कुएं में मिला है। पुलिस ने क्रेन की मदद से शव और ट्रक को बाहर निकलवाया। बांसवाड़ा में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। नरवाली गांव में चोरों ने सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। डूंगरपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने गोकुलपुरा गांव में पेड़ से लटका युवक का शव मामले में खुलासा किया है। बारां के अंता इलाके में बटावदी के पास ट्रॉलर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। प्रदेश में फूटा कोरोना बम। रविवार को रिकॉर्ड 3,260 मरीज मिले हैं। जयपुर में 603 केस दर्ज। कर्फ्यू के पहले दिन जयपुर के शिप्रा पथ थाना क्षेत्र में लोगों को लापरवाही बरतते हुए देखा गया। ब्यावर शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। उधर शादी विवाह की अनुमति को लेकर बड़ी संख्या में लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे। जयपुर में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीवों की मौत की खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया गया। इसके बाद वन्यजीव की मौतों को लेकर वन विभाग सतर्क। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आज जन्मदिन। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला को शुभकामनाएं दी। प्रदेश में पंचायत राज चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग हुई। पहले चरण में 21 जिलों में वोट डाले गए। और इसी के साथ जयपुर सिटी में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।